अव्ययी भाव समास प्रकरण की विशेष चर्चा तो समाप्त हो चुकी है। अब समासांत प्रत्ययों को लगने के बाद जो शब्द निष्पन्न होते हैं, जो कि अव्ययी भाव संज्ञक अव्ययी भाव समास के कहलाते हैं और उनको अव्ययी कहते हैं, ऐसे शब्दों की साधुता इस प्रकरण में होगी, की जाएगी। तो उसको यहाँ पर जो प्रधान सूत्र है उस विषय का वह समासांताः यह है। समासांताः यह अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार आगे के सूत्रों में चलेगा। इसमें विशेष बात है वह यह है कि समासांताः इस सूत्र में दो पद हैं। समासांताः वस्तुतः है तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन का एक पद का ही सूत्र है, लेकिन हम इसके दो भाग कर सकते हैं, समास और अंत, इस प्रकार से उसका दो भाग किया गया है। और समास शब्द से यहाँ पर अलौकिक विग्रह वाक्य को लेना है। समास शब्द से किसको लेना है? अलौकिक विग्रह वाक्य को लेना है। और अंत शब्द से, अंत शब्द का मतलब है चरमावयव, अंतिम अवयव, है ना। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि यह जो आगे के सूत्रों से समासांत प्रत्यय किए जाएंगे, जैसे इसके अधिकार में पहला सूत्र आएगा अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। उस सूत्र में राजा ह सकेभ्य टच से टच की अनुवृत्ति आती है और वह समासांत टच प्रत्यय का विधान करता है। तो समासांतः सूत्र के अधिकार में जो अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः सूत्र आएगा और वह टच का विधान करेगा, तो टच का अनुबंध लोप होकर के क्या बचेगा? उसमें जो इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप हो जाएगा, टकार का लोप हो जाएगा, चकार का लोप हो जाएगा, बचेगा अकार। तो यह जो अकार रूप समासांत प्रत्यय बचेगा, यह अकार रूप समासांत प्रत्यय अलौकिक विग्रहावस्था में ही संयुक्त हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अलौकिक विग्रहावस्था में ही जो सुप आएगा, सुप होगा, उस सुप के बाद में यह समासांत प्रत्यय संयुक्त हो जाएगा और यह उसका अंतिम अवयव भी माना जाएगा, है ना। समासांत में दो हुए, समास और अंत। समास का मतलब हो गया अलौकिक विग्रहावस्था और अंत का मतलब हो गया चरमावयव, है। तो जो समासांत प्रत्यय होंगे टच इत्यादि, वह अलौकिक विग्रहावस्था में संयुक्त हो जाएंगे, एक बात। सुप के बाद में आके बैठ जाएंगे, एक बात। और यह उसके अंतिम अवयव भी माने जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, पहला उदाहरण इसमें आएगा उपशरदम। क्या उदाहरण आएगा? उपशरदम। तो शरदः समीपम, इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके और अलौकिक विग्रह क्या बन जाएगा? शरद ngस उप, ऐसा अलौकिक विग्रह बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब इसमें अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्यः सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? समासांत टच हो जाएगा। तो शरद ngस, इसके बाद में आखिर के टच का आकार बैठेगा, शरद ngस अ उप, ऐसी स्थिति होगी, हैं। फिर समास कर दीजिए। अब विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समीप अर्थ में समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक क्या बन जाएगा? शरद अ उप, शरद अ। तो जो शरद दकारांत था, शरद जो क्या था? दकारांत था, अब वह अकारांत बन गया, क्योंकि टच का जो अ है वो भी उस दो में जाकर के मिल गया, तो वो शरद बन गया। क्या बन गया? शरद। और आगे उप है, उस उप को पहले ले आइए, उपशरद बन जाएगा। और अब उपकृष्णम की तरह इसके रूप सिद्ध होंगे, उपशरद उपशरदम, ऐसा रूप चलेगा। शरद शब्द मूलतः दकारांत है, हलंत है, लेकिन टच प्रत्यय लगने के कारण से वह अदंत बन गया है। और अदंत बनने से अदंत अव्ययी भाव हो गया। अदंत बनने से क्या हो गया? अव्ययी भाव हो गया। और उसका फल क्या हुआ? तो जो उसके पर में सु आया, उस सु के स्थान पर नाव्ययी भावा द्वितों पंचम्या सूत्र के द्वारा अम आदेश हो गया। तो उपसरदम ये रूप आपका सिद्ध हो गया। अगर टच को अंतिम अवयव नहीं मानेंगे, अगर टच को अंतिम अवयव नहीं मानेंगे तो फिर उपसर्द यह अदंत अव्ययी भाव नहीं बन पाएगा। उपसर्द
अव्ययी भाव नहीं बन पाएगा, और अदंत अव्ययी भाव नहीं बन पाएगा तो सु के स्थान पर अम आदेश भी नहीं हो पाएगा, सु के स्थान पर अम आदेश भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको क्या मानना है, अदंत, इसको इसका ही अंतावयव भी मानना है ना। इसका अन्य विवेचन भी टीका में किया गया है, जिसको टीका से देखा जा सकता है। अव्ययानाम भौमात्र टिलोप इत्यादि की प्रसक्ति है, वो सारी बातें टीका में लिखी हुई है, उनका अध्ययन वहां से किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो समासांत टच प्रत्यय होगा वह आपको उसका ही अंतावयव भी उसको मानना होगा, है ना। इसलिए वो अदंत बन जाएगा, सु अम आदेश होकर के उपसर्गम इत्यादि रूप सिद्ध हो जाएंगे। तो समासांतः इसका अधिकार निष्प्रमाणिश्च सूत्र तक चलता है। कहां तक चलता है, और इसके अधिकार में जो भी प्रत्यय होंगे, है ना, उनमें तद्धितः का भी अधिकार है। किसका अधिकार है, तद्धितः का भी अधिकार है। और तद्धितः ये जो है ये संज्ञा अधिकार भी है और अर्थाधिकार भी है, दोनों प्रकार का अधिकार तद्धितः है। तो अब तद्धित संज्ञा, ये जो समासांत प्रत्यय होते हैं टच इत्यादि, इनकी तद्धित संज्ञा भी होती है। क्या होती है, तद्धित संज्ञा भी होती है। तद्धित संज्ञा होने का क्या फल है, तो तद्धित संज्ञा होने का फल ये है कि जो तद्धित प्रत्यय को परमे मान करके यस्यति च इत्यादि सूत्रों के द्वारा कार्य होते हैं, वह कार्य इन समासांत टच इत्यादि प्रत्ययों को परमे मान करके भी हो जाएंगे। उसका फल आपको प्रत्यक्षम में दिखाई देगा, प्रत्यक्षम में प्रत्यक्ष रूप से उसका फल दिखाई देगा। अक्षी का जो इकार है, उस इकार का उस समासांत टच प्रत्यय के आकार के परम होने पर इकार का लोप हो जाएगा जैसे तिचा सूत्र से, तो प्रत्यक्षम ये रूप आपका सिद्ध होगा। तो जो समासांत प्रत्यय होंगे इनकी तद्धित संज्ञा भी होती है। तद्धित संज्ञा होने से यस्य तिचा से हो, जो इकार और तद्धित के पर में यस्य तिचा सूत्र कार्य करता है, इकार का लोप रूपी कार्य करता है, वह लोप रूपी कार्य आपका सिद्ध होता है ना। तो अब इसका विवेचन हुआ समासांतः का, उसी की वृत्ति में लिखा है इत्यधिकृत्य, इसका अधिकार करके, अर्थात इसका अधिकार करके अब पहला सूत्र प्रवृत्त हो रहा है। इसके अधिकार में, समासांतः के अधिकार में पहला सूत्र प्रवृत्त हो रहा है। पहला सूत्र क्या है, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, कि अव्ययी भाव समास अगर है, अव्ययी भाव समास है और वहां पर सरदादिगण पठित शब्दों का अगर अव्ययी भाव समास हो रहा है, सरदादिगण पठित शब्दों का अगर अव्ययी भाव समास हो रहा है, तो उन सरदादिगण पठित शब्दों के बाद जब समास इनका करेंगे, इनकी अलौकिक जब विग्रहावस्था होगी तो इनके बाद समासांत टच प्रत्यय भी आ जाएगा, है ना। तो अब सरद था, दो हलंत है, लेकिन समासांत टच आने के कारण से वो अदंत बन जाएगा, है ना। तो वृत्ति पढ़िए क्या लिखा है, सरदादिभ्यश्टत् स्यात् समासान्तो अव्ययी भावे, सरदादिभ्यश्टत् स्यात् समासान्तः अव्ययी भावे, सरदादिभ्यः अव्ययी भावे सरदादिभ्यः समासान्तः टच स्यात्, इस प्रकार से अन्वय करिए। अव्ययी भावे, अव्ययी भाव समास में सरदादिभ्यः सरदादिगण पठित शब्दों से समासान्तः टच स्यात्, समासांत टच प्रत्यय होता है, हैं। तो इसका अर्थ हो गया। उदाहरण क्या है, उपसरदम, उपशरदम, उपशरदम उदाहरण दिया, इसका मैंने विवेचन भी कर ही दिया है। तो सरदः समीपम, इस प्रकार से आपको लौकिक विग्रह बनाना है। सरद ngस उप अलौकिक विग्रह बनाना है। अब सरद ngस में जो ngस है उसी के बाद आपको टच का औ भी रख देना है, तो सरद ngस औ उप बन गया। समासत्वात् इस विभक्ति समीप समृद्धि से समास कर देना है। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोग सरद और उप, सरद में दकार अजिनम परिण संयोज्यम, दो औ में मिल जाएगा, क्या बन गया, सरद उप, उप का पूर्व निपात उपशरद। अब चूंकि ये टच का जो अ है यह उपसरद का ही अंतावयव माना जाएगा, इसलिए अदंतव्य भाव हो गया। अदंतव्य भाव होने से इसके परमा आने वाला जो सु, उसको हम आदेश होकर के उपकृष्णम की तरह उपसरदम, इसके रूप आपके चलेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण बोलिए। प्रतिविपाशम, प्रतिविपाशम यह उदाहरण दिया, यह भी सरदादिगण पठित शब्द है आपका। विपाठ, विपाठ शब्द है, उसको अन्य प्रक्रिया होकर विपाठ बन जाता है। तो विपाशम प्रति, क्या, विपाशम प्रति, विपाशा नदी के अभिमुख यह अर्थ है। तो विपाशम प्रति इस लौकिक विग्रह में, और विपाश अम प्रति इस अलौकिक विग्रह में है, लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्य, इस सूत्र से समास हो जाएगा। समासत्वात् इसमें समासांत टच भी लग जाएगा। तो विपाश अम टच का अ प्रति,
समास कर दीजिए लक्षणाभिप्राय प्रत्याभिमुख्य से। समास होते प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक विपाश और प्रति, औ को जोड़ दीजिए, विपाश और प्रति, प्रति को पर ले आइए, पहले ले आइए, प्रति विपाश, अदंत अव्यय भाव हो गया, सु अम उपकृष्णम की तरह रूप चला दीजिए, प्रति विपाशम, ये रूप आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यह सरदादिगण पठित शब्दों का पाठ कर देना। सरदादिगण में जो शब्द पठित हैं उनका यहाँ पर पाठ कर दिया गया है। बोलिए, सरद, विपाश, अनस, मनस, उपानः, दिव, हिमवत, अनडुह, दिश, दृश, विष, चेतस, चतुर, त्यद, तद, यद, कियत, जराया, जरश्च, ये गण सूत्र है। कियत तक तो आपका सरदादि गण पठित शब्द हो गए, उसके बाद एक गण सूत्र आ गया। गण में जो सूत्र होता है, जैसे सरदादि गण है उसके अंतर्गत एक सूत्र आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? गण सूत्र बोलते हैं, है ना। जैसे सर्वाधिन सर्वनामानि के अंतर्गत 3-4 गण सूत्र है ना, पूर्वापरा, वरदक्षिणोत्तरा, पराधन व्यवस्था में संज्ञा इत्यादि गण सूत्र हैं। ऐसे इसमें भी आपका यह गण सूत्र है। क्या? जराया, जरश्च। कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास करना हो तो जरा शब्द के स्थान पर जरस आदेश हो जाता है और उसको समासांत टच प्रत्यय भी हो जाता है। जरा शब्द के स्थान पर क्या होता है? जरस आदेश भी होगा और उसको समासांत टच प्रत्यय भी हो जाएगा। ये दो कार्य करता है। वहां जराया, एक जराया जरसन्नित श्याम सूत्र भी है, वो तो अजादी व्यक्ति के परम होने पर जरस आदेश करेगा। यहाँ तो अजादी व्यक्ति परमा नहीं मिलेगी, इसलिए उस सूत्र से जरस आदेश नहीं हो सकता था, इसलिए विशेष गण सूत्र बनाया। इसका उदाहरण क्या है? उपजरसम। क्या उदाहरण है? उपजरसम। तो जराया समीपम, जराया समीपम, जरा शब्द आकारांत है, उसको जरस आदेश हो जाएगा। तो जराया समीपम लौकिक विग्रह हो गया, जरा ngस उप अलौकिक विग्रह हो गया है। अब ये जो सूत्र है आपका जराया जरश्च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? जरा के स्थान में जरस हो जाएगा, तो जरस भी हो गया। तो जरस ngस उप और चौ है ना, चौ ग्रहण बलात् टच भी हो जाएगा। तो जरस ngस टच का उप समास कर दीजिए विभक्ति समीप संबंधी सूत्र से। क्या बन गया? जरस उप, जरस उप, ये बन गया। और उप को पहले ले आइए, अकार को उसमें जोड़ दीजिए, उपजरस, अदंत अव्यय भाव हो गया, सु को अम कर दीजिए, उपजरसम, ये रूप आपका सिद्ध हो गया, उपजरसम। तो यहाँ पर गण सूत्र ने दो कार्य किए, एक तो जरा के स्थान पर जरस आदेश किया और समासांत टच प्रत्यय भी किया। तो ये गण सूत्र दो कार्य करता है, जरस आदेश और समासांत टच का विधान। इस प्रकार से क्या रूप सिद्ध हो गया आपका? उपजरसम। ठीक है, चलिए प्रतिपर समानुभ्योक्ष्ण, ये सूत्र आ गया। इस सूत्र के आपके 4 उदाहरण बनेंगे, प्रत्यक्षम, परोक्षम, समक्षम, अनुवक्षम। ये 4 उदाहरण आपके बनते हैं। किसके? प्रतिपर समानुभ्योक्ष्ण। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य समझिए, प्रति, पर, सम और अनु, इनके बाद में जो अक्षी शब्द, उसका भी सरदादिगण में पाठ जानना चाहिए। प्रति के बाद में अक्षी शब्द होगा तो क्या रूप बनेगा? प्रत्यक्षम, है ना। पर के बाद में अक्षी शब्द होगा, क्या रूप बनेगा? परोक्षम। और सम के बाद में अक्षी शब्द होगा तो क्या रूप बनेगा? समक्षम। अनु के बाद में अक्षी शब्द होगा तो क्या रूप बनेगा? अनुवक्षम। अनुअक्षम यण करके, और सर्वत्र यहां पर देखिए जो अक्षी शब्द है ना, अक्षी शब्द, उसको समासांत टच होगा, है ना। तो टच होने से सरदादिगण पठित हो गया ना ये भी। तो टच होने से जो अक्षी का इकार है, उस इकार का स्थिति चौ से लोप होता चला जाएगा और टच का आकार उसमें जुड़ता चला जाएगा। तो अक्षी जो इकारांत था वो फिर अदंत बन जाएगा, प्रत्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे ही परोक्ष, ऐसे ही समक्ष, ऐसे ही अनुवक्ष। तो यहाँ पर जो टच है वह उसको तद्धित माना जाएगा, प्रक्रिया में आएगा। जो टच है उसको यहाँ तद्धित माना जाएगा। तद्धित मान करके यस्येति च से भ संज्ञा होने के कारण से यस्येति च से प्रत्यक्षी के इकार का लोप हो जाएगा, तो प्रत्यक्षम इत्यादि रूप आपके सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिपर समानुभ्योक्ष्ण। आगे बोलिए, यस्येति च, सूत्र का स्मरण करा दिया कि यस्येति च सूत्र के द्वारा जो टच तद्धित है उसके परम होने पर अक्षी के इकार का लोप होता है। चलिए, प्रत्यक्षम है, प्रत्यक्षम ये समस्त पद है। इसका मतलब क्या हुआ? तो अक्षणोः अभिमुखम, आंखों के सामने,
प्रत्यक्ष आप किसको कहेंगे? जो जो आपकी आंखों के सामने है उसे को ना प्रत्यक्ष कहेंगे। तो प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या हुआ? अक्षणोह अभिमुखम इत्यर्थ है। जो आपकी आंखों के सामने है उसको आप क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, ऐसा कहेंगे। उसी के लिए प्रत्यक्ष का प्रयोग होगा। जो आंख से व्यवहित है, दूर है, जिसको आप नहीं देख सकते, उसको क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। जो आपकी आंखों से दूर है उसको क्या कहेंगे? परोक्ष। और जो आंखों के सामने है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, है ना। तो प्रत्यक्षम ये आपका समस्त पद है। क्या समस्त पद है? प्रत्यक्षम। इसका अब लौकिक वगैरह बना दीजिए। तो अक्षिणी, अक्षिणी प्रति, अक्षिणी, हाँ, अक्षि, अक्षिणी, अक्षिणी, अक्षि, अक्षिणी, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है। अक्षिणी प्रति, प्रति के कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी। लक्षणतम भूताख्यान भाग विभक्ति प्रतिपर्यनवा से द्वितीय हो जाएगी अक्षि में। तो अक्षिणी प्रति ये आपका लौकिक विग्रह बन जाएगा। और अक्षि औ प्रति ये आपका लौकिक विग्रह बन जाएगा। और लक्षणे नाभिमुख्य ये सूत्र जो है आपका, इससे क्या हो जाएगा? अभिप्रति लक्षणे नाभिप्रति चाभिमुख्य, इस सूत्र से समास हो जाएगा। समास होने के बाद क्या स्थिति बन गई आपकी? अक्षि औ प्रति, ये स्थिति बनी है ना, अक्षि औ प्रति। इस स्थिति में आपका समासांत टच भी हो जाएगा। तो अक्षि औ टच का अ प्रति, अब समास हो जाएगा लक्षण प्रति अभिमुख्य, चाभिमुख्य सूत्र से। समास होते ही शुभलुक, शुभलुक होते ही सु तो अब तो निकल जाएगा, अक्षि अ बचेगा। अ के पर में होने पर अक्षि की भौ संज्ञा हो जाएगी। भौ संज्ञा होने से अक्षि का जो इकार और टच का जो अ है उसको तद्धित मान करके अक्षि का जो इकार है उसका स्थिति चौ से लोप हो जाएगा। तो अक्षि क्या बन जाएगा? अक्ष, ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्ष। अब प्रति को पहले ले आइए, पूर्व निपात कर दीजिए उसका। तो प्रति अक्ष यण कर दीजिए, प्रत्यक्ष। अभी अदंत अव्यय भाव हो गया, सु को अम हो जाएगा। उपकृष्णम की तरह क्या रूप चलेगा? प्रत्यक्षम। यहां पर आपका रूप सिद्ध हो गया प्रत्यक्षम। ठीक है। अक्षणोह अभिमुखम इत्यर्थ, जो आपकी आंखों के सामने उसको आप प्रत्यक्ष कहेंगे। चलिए अब यहां पर परोक्षम शब्द बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, प्रत्यक्षम ये आपका अव्यय है, ध्यान रखना है। प्रत्यक्षम क्या है? अव्यय है। ऐसे दूसरा अव्यय क्या है? परोक्षम। उपसर्दम, उपजरसम, ये सब आपके अव्यय हैं। ये सब क्या है? अव्यय हैं, है ना। प्रत्यक्षम, परोक्षम, समक्षम, अनुवक्षम, ये सब क्या है? आपके अव्यय हैं। ठीक है ना। तो अब दूसरा उदाहरण बनाना है आपको परोक्षम। क्या उदाहरण बनाना, क्या रूप बनाना है? परोक्षम। तो अक्षणः परम या फिर अक्षिभ्याम परम, इस प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। अक्षण परम तो एक ही आंख से परम होगा। अक्षिभ्याम परम मतलब दोनों आंखों से जो आपका ओझल है, व्यवहितम इत्यर्थ, जो आपकी आंखों से दूर है, उसको क्या कहेंगे? परोक्ष। तो अक्षिभ्याम परम ऐसा विग्रह कर लीजिए। क्या कर लीजिए? परम। तो ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अक्षिभ्याम परसु ये आपका क्या बन गया? अलौकिक विग्रह बन गया ना। अब प्रश्न यहां पर है कि यहां पर समास करेगा कौन? समास करने वाला तो कोई सूत्र यहां पर है नहीं। तो कह रहे हैं कि समास करना, अब चूंकि इस गण सूत्र, इस ये जो गण सूत्र है आपका, अव्यय भावे शरत प्रवृत्ति व्यमज प्रतिपर समनुभ्योक्षण, यह आपका गण सूत्र है। यह क्या करता है? समासांत टच का विधान भी करता है। क्या करता है? अब टच तो तब होगा ना जब समास होगा। अगर समास ही ना हो, अलौकिक विग्रह ही ना बने, तो टच हो सकता है? समासांत प्रत्यय भी नहीं हो सकता। तो समासांत प्रत्यय का विधान कर रहे हैं ना, इसी से क्या ज्ञापित होता है कि इसी समासांत विधान सामर्थ्य से यहां पर क्या हो जाएगा? समास भी हो जाएगा, है ना। तो क्या स्थिति बनेगी है आपकी? अक्षिभ्याम परसु। अब समासांत विधान सामर्थ्य से परस प्रतिपर समनुभ्योक्षण से ने जो समासांत प्रत्यय का विधान किया, उसके विधान सामर्थ्य से समासांत टच प्रत्यय भी यहां पर आपका हो जाएगा। तो अक्षिभ्याम टच का अ, अक्षिभ्याम अ परसु, इधर फिर आपका समास कर करके, शुभलुक कर करके क्या बन जाएगा? अक्षि अ पर ये बन गया। और अक्षि के टच तद्धित ही है, जैसे अक्षि के इकार का लोप करिए, क्या बन गया? अक्ष बन गया। पर को पहले ले आइए, पर अक्ष बन गया। अब अगर यहां पर पर अक्ष में सवर्ण दीर्घ प्राप्त है तो पराक्ष ऐसा रूप बनना चाहिए, पराक्षम। लेकिन चूंकि आचार्य पाणिनि जी ने स्वयं अपने सूत्र में क्या निर्देश किया है? परोक्षे लिट। क्या सूत्र बनाया? उन्होंने पराक्षे ऐसा प्रयोग तो नहीं किया ना। क्या प्रयोग किया? परोक्षे ये प्रयोग किया ना। तो वहां पर उन्होंने रकारोत्तरवर्ती जो अकार है, रेफोत्तर, रकार और रेफ दोनों प्रयोग होते हैं,
है ना। तो रेफोत्तरवर्ती जो अकार है उसके स्थान पर ओकार का प्रयोग किया है ना, परोक्ष, ऐसा प्रयोग किया है कि नहीं किया है। तो आचार्य पाणिनि जी के निर्देश से यह ज्ञापित होता है कि परोक्ष में पर में रेफोत्तरवर्ती जो अकार है उसके स्थान पर ओकार आदेश भी होता है, निपातनात्, है ना। तो क्या बन जाएगा, परोक्ष बन गया ना। अब अदंतव्य भाव बन गया, सु आएगा, अम हो जाएगा, परोक्षम, ये रूप आपका उपकृष्णम की तरह सिद्ध हो जाएगा, परोक्षम। उसी को बोल दीजिए, पंक्ति में क्या लिखा है, अक्षणः परम इति विग्रहे समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्ययी भावः। चलिए, परोक्षे लिट इति निपातनात् परस्य ओकारादेशः, परस्य ओकारादेशः वृद्धि हो गई है, परस्य ओकारादेशः, परस्य में य और यकारोत्तरवर्ती अकार और ओकार का ओकार दोनों के स्थान में वृद्धि होकर के क्या बन गया, परस्यौकारादेश। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करना, परस्य ओकारादेश, पर शब्द में जो रेफोत्तरवर्ती अकार है उसके स्थान पर ओकार आदेश भी होता है ना। चलिए, परोक्षा क्रिया। अब प्रश्न ये हुआ कि परोक्षम जो शब्द आपने बनाया वो अव्ययी है कि अनव्ययी है, अव्ययी है। परोक्षम जो आपने बनाया वो क्या है आपका, अव्ययी है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये परोक्षम शब्द अव्ययी है तो अव्ययी तो कहते हैं कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में कैसा रहेगा, जैसे चौ है, पुल्लिंग में प्रयोग करिए, स्त्रीलिंग में करिए, चाहे नपुंसक लिंग में करिए, चौ तो चौ ही रहेगा, चाचम तो नहीं बनेगा ना। तो परोक्षम भी आपका अव्ययी है ना, तो इसको स्त्रीलिंग में भी क्या रहना चाहिए था, परोक्षम ही रहना चाहिए था, नपुंसक लिंग में भी परोक्षम रहना चाहिए था, पुल्लिंग में भी परोक्षम रहना चाहिए था। लेकिन प्रयोग क्या होता है, परोक्षा क्रिया, क्या प्रयोग होता है, प्रयोक्षा क्रिया। क्रिया चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए उसका जो विशेषण है परोक्षा वो भी किस लिंग में आ गया है, स्त्रीलिंग में आ गया है। तो ये परोक्ष शब्द आपका किस लिंग में आ गया, तो ये अव्ययी अगर है तो स्त्रीलिंग में कैसे इसका प्रयोग हो गया, ये प्रश्न है ना। उसका उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो परोक्ष शब्द है वह अर्ष आद्यजंत है। कैसा है, जो मूल अव्ययी रूप परोक्ष है, मूल अव्ययी रूप जो उससे हम अर्ष आदिभ्यो से क्या कर देंगे, मत्वर्थीय अच प्रत्यय कर देंगे, मत्वर्थीय तत् अस्य अस्ति तत् अस्मिन् अस्ति, इस अर्थ में क्या अच प्रत्यय हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, परोक्षम अस्याह अस्ति, परोक्षम अस्याह क्रियायाः अस्ति। इस विग्रह में क्या हो जाएगा आपका, परोक्ष शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय हो जाएगा। तो फिर अब आपका परोक्ष अच के परम होने पर फिर परोक्ष की वह संज्ञा, जैसे अकार का लोप, फिर अब अच का आकार आकर के जुट जाएगा, तो परोक्ष शब्द दोबारा बन जाएगा। अब ये जो परोक्ष शब्द बना ये तद्धितांत हो गया, और इसको इसमें अब ये अव्ययी नहीं है ना। तो इसमें अब स्त्रीत्व विवक्षा में टाप हो जाएगा, तो परोक्षा ये रूप आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परोक्षा, स्त्रीलिंग क्रिया का विशेषण बन जाएगा, तो परोक्षा क्रिया ये रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। वही लिखा, परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अर्ष आद्यचि, अर्ष आदिभ्योत सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय करने पर यह परोक्षा क्रिया इत्यादि रूप सिद्ध हो जाते हैं। चलिए, समक्षम अनुवक्षम, समक्षम और अनुवक्षम ये दो प्रयोग आपके हैं, दो प्रयोग सिद्ध करने हैं, ठीक है ना। तो समक्षम और अनुवक्षम, तो अक्षणोर योग्यम, अक्षणोर योग्यम, आंखों के जो योग्य है उसको हम क्या कहेंगे, समक्ष कहेंगे। समक्ष है मतलब आप उसको देख सकते हैं, आपकी आंखों के योग्य है, दर्शन योग्य वो है, आपकी दर्शन परिधि में वो है। इस प्रकार से आपका लौकी विग्रह करना है, अक्षणोर योग्यम, इस प्रकार से करेंगे लौकी विग्रह। और यथा के अर्थ में व्यवहार समास करेंगे, किस अर्थ में, यथा के चार अर्थ है ना, योग्यता, उसमें पहला अर्थ क्या है, योग्यता, अनुरूपम जैसे बना था, है ना, रूपस्य योग्यम, ऐसे यहाँ पर भी क्या विग्रह बनाएंगे, अक्षणोर योग्यम, ये बन जाएगा ना आपका लौकी विग्रह। अलौकी विग्रह क्या बन जाएगा, अक्षी ओस योग, अक्षी ओस सम, क्योंकि यथा का अर्थ जो योग्यता है उस अर्थ में विद्यमान यहाँ पर सम है ना, समक्षम रूप बनाना है ना। तो सम जो अव्ययी है वह यथा का अर्थ जो योग्यता है उस अर्थ में विद्यमान है, तो अक्षी ओस सम यह आपका अलौकिक विग्रह बन जाएगा, और समासांत प्रत्यय भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अक्षी ओस असम हो गया ना, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिए, शुभ लोप कर दीजिए, अक्षी असम, अक्षी के इकार को निकाल करके
अक्ष सम, सम को पहले ले आइए, सम अक्ष मिला दीजिए, समक्ष सु अम क्या बन जाएगा, समक्षम, है ना। यथार्थ बेभाव, यथा के अर्थ में बेभाव कर करके समक्षम, ये रूप आपको सिद्ध कर लेना है। ऐसे ही अन्य शब्द क्या, अंतिम शब्द क्या है, अन्वक्षम। क्या है, अन्वक्षम। तो अन्वक्षम का तात्पर्य क्या हुआ, तो कहा कि अक्षणोः पश्चात, आंखों के जो पीछे है, आंखों के जो उसको हम क्या कह सकते हैं, अन्वक्षम, या अक्षणोः योग्यम, इस प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, अक्षणोः योग्यम इति अन्वक्षम, यथार्थ में बेभाव समास भी कर सकते हैं, या पश्चात, पश्चात के अर्थ में बेभाव समास कर सकते हैं, जैसे अनुविष्णु बनाया था ना, जैसे तो अक्षणोः पश्चात, क्या, अक्षणोः पश्चात, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना दीजिए। अक्षी और उधर आपका भ्याम विभक्ति ले आइए, अक्षी भ्याम, अगर योग्य अर्थ में लाएंगे तो षष्ठी ले आइए, तो अक्षी भ्याम, और पश्चात के अर्थ में कौन अव्यय है यहाँ पर, अनु, तो अक्षी भ्याम अनु, ये स्थिति आप बना दीजिए अलौकिक विग्रह में, और टच कर दीजिए। टच करने के बाद अन्य प्रक्रिया पूर्ववत होकर के अनु को पहले ले आना है, अनु अक्ष हो गया, यण कर देना, अनुवक्ष बना देना है, और उसका फिर सु अम, वो सब कर करके उपकृष्णम की तरह आपको अन्वक्षम ये रूप सिद्ध कर देना। तो पश्चात के अर्थ में आपका बेभाव समास यहाँ पर हो जाएगा, पश्चात के अर्थ में, या फिर योग्यता योग्यार्थ में भी कर सकते हैं, है ना, जैसे समक्षम बनवा ऐसे अनुवक्षम भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से आपका समासांता के अधिकार में बेभाव शरत प्रवृत्ति व्य सूत्र के द्वारा समासांत टच प्रत्यय विधान करने के बाद, और उसके जो दो गण सूत्र हैं जराया जरश्च और प्रतिपरस्मनभ्योक्ष्णः, इन गण सूत्रों के माध्यम से समासांत टच का विधान करने के बाद विभिन्न प्रकार के शब्दों की साधुता की गई है। और इसके बाद कुछ और समासांत प्रत्ययों का विधान करने वाले सूत्र 3-4 और बच जाते हैं अव्ययभाव समास में, अनश्च इत्यादि, जिनको हम अगले पाठ में देखेंगे।